मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। शरणार्थी कैंप पर हमले की अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बावजूद इसराइल ने और हमले किए। टैंकों ने अल अवदा को कब्जे में लिया। There are tanks that enter in this particular area from the eastern part of Rafah, and there are some other troops who are pushing further into the western side, which is Tal Sultan. इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने रविवार को रफा में हुए हमले को दुखद दुर्घटना बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी। With this decision, Spain joins the more than 140 countries that already recognize Palestine. आखिरी चरण के मतदान से पहले दलों ने प्रचार में ताकत झोंकी। ये इस संविधान हमारी संजीवनी है। मैं अपनी बात को कहता हुआ खत्म करता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। चुनावी हलचल में सुनेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव का विश्लेषण। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गजा मिस्र सीमा पर सैन्य अभियान चलाने की पुष्टि की है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने सोमवार रात को गजा को मिस्र से अलग करने वाले फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर सैनिक तैनात किए हैं। बेल्जियम ने कहा है कि वे लगभग $1 अरब के सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में यूक्रेन को 30 F-16 लड़ाकू विमान भेजेगा। ये घोषणा यूक्रेनी राष्ट्रपति और बेल्जियम के प्रधानमंत्री के बीच एक बैठक के दौरान की गई। बेल्जियम ने कहा कि वे 1 दशक तक वित्तीय सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रसेल्स में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये रूसी आक्रामकता को बचाने के लिए मदद करेगा। Ми зафіксували в угоді кількість F-16, які Україна व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं समझौते में F-16 की संख्या की बात है जो बेल्जियम यूक्रेन को देगा, यानी 30 विमान। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है अपनी स्थिति को मजबूत करना और F-16 का उपयोग इसमें मदद करेगा। रूस ने कहा है कि वे तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा देगा। 3 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा सत्ता में आई थी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ये कदम जमीनी हकीकत की पहचान है। Мы никогда не убирали оттуда наше посольство. सर्गेई लावरोव कह रहे हैं तालिबान वहां सत्ता में है। हमने वहां से अपना दूतावास कभी भी नहीं हटाया और ना ही पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना ने। अफगान राजदूत ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अन्य राजदूतों के साथ अपना परिचय दिया। हाल ही में कजाकिस्तान ने उन्हें आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने का निर्णय लिया। हम भी कुछ ऐसा ही करने की योजना बना रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने कथित तौर पर समलैंगिक लोगों के लिए अत्यधिक आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ऐसा माना जा रहा है कि इटली में बिशप्स कॉन्फ्रेंस के दौरान पोप फ्रांसिस ने अपनी बात में इतालवी भाषा के एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो समलैंगिकों, खासतौर पर समलैंगिक पुरुषों के लिए अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। भारत में चक्रवाती तूफान रेमल के कारण मिजोरम की राजधानी आइजोल में भूस्खलन के कारण पत्थर की खदान में हुए हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने चक्रवाती तूफान रेमल की वजह से प्रभावित हुए पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए कुल 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। मुख्यमंत्री के अनुसार भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तूफान के कारण मंगलवार को तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश से असम में भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। रेमल तूफान से एक छात्र की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। चुनाव आयोग ने महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सुर्खियों में रहे उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली के SDPO अमीनुल इस्लाम को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया है। उनके अलावा 2 अन्य पुलिस अधिकारियों को भी बदल दिया गया है। और दिल्ली की एक निचली अदालत ने JNU के PhD स्कॉलर और स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत को खारिज कर दिया है। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसराइल से जुड़ी 2 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। रफा में रविवार को शरणार्थी कैंप पर हमले की अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बावजूद इसराइल ने गजा पट्टी के दक्षिण में रफा पर और सैन्य हमले किए हैं।
रफा से आ रही रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस्राएली सेना शहर के केंद्र तक पहुंच गई है और मोहन इस्राएली टैंकों ने रफा के अल अवदा को भी कब्जे में ले लिया है। रफा के स्थानीय पत्रकारों ने इस बात की पुष्टि की है। स्थानीय पत्रकार आज सुबह से ही हवाई हमलों और गोलाबारी की रिपोर्ट कर रहे हैं। अल अवदा को रफा शहर का दिल कहा जाता है। ये बैंकों, सरकारी संस्थानों और व्यापार के नज़रिए से बेहद ही महत्वपूर्ण है। फ़लस्तीन मिस्र सीमा के दक्षिण हिस्से में करीब आधा किलोमीटर के क्षेत्र को इस्राएली सेना ने कब्जे में ले लिया है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गजा में इसराइल के हमलों से पिछले 24 घंटों में 46 फ़लस्तीनियों की मौत हुई है और 110 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस्राएली टैंक अल अवदा मस्जिद और जोरुब हिल के पास पहुंचे गए हैं और वहां देखे गए हैं। रफा में अनुवादक और पत्रकार अकरम ने बीबीसी को बताया कि इस्राएली सैनिक मध्य रफा में पहुंच चुके हैं। There are tanks that entering this particular area from the eastern part of Rafah and there are some अकरम कह रहे हैं कि टैंक रफा के पूर्वी हिस्से के इस विशेष क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। साथ ही कुछ अन्य सैनिक भी हैं जो पश्चिमी हिस्से में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि ताल अल सुल्तान है। वो पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से अब वो सेंटर में हैं और यहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। शहर के पश्चिमी हिस्से में मौजूद अमीराती अस्पताल में परिवार के साथ शरण लेने वाले एक विस्थापित ने बताया कि सैनिकों ने एक इमारत के टॉप पर कब्जा कर लिया है और किसी भी तरह की आवाजाही के दौरान गोलियां चलाई जा रही हैं। भारी बमबारी के कारण सैकड़ों फ़लस्तीनी परिवार भागकर पास के अस्पताल में चले गए हैं। गजा के अधिकारियों का कहना है कि रात भर हुए हमलों में कम से कम 16 लोग मारे गए। ये लोग रफा के इलाकों से पलायन कर गए क्योंकि सड़कों पर धमाकों और आग की आवाज़ें गूंज रही थी। हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सुबह गोलाबारी और रॉकेटों से जाग गए थे। अल्लाह जाने क्या होगा। हमारे पास तंबू नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे साथ बच्चे हैं और भी लोग हैं। मेरी चाची और मेरी सास गोलाबारी के नीचे हैं और मैं जाऊंगा और उन्हें ले आऊंगा, लेकिन मेरे पास वहां पहुंचने का कोई साधन नहीं है। मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। मैं बस सड़क पर चल रही हूँ। वो कहते हैं कि हमें कहीं सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। हम कहाँ जाएं? अरब जगत को हमारी ओर देखने दीजिए और देखिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अल्लाह ही काफ़ी है, वो ही सब देखेगा। यह भी कोई जिंदगी है? हम बीमार हैं, ना आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने रविवार को रफा में हुए हमले को दुखद दुर्घटना बताते हुए कहा कि कुछ भीषण रूप से गलत हुआ। बिन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि रफा में हमने 10 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया है। नागरिकों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाने के हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद दुर्भाग्य से कुछ गलत हो गया। हम घटना की जांच कर रहे हैं और हम इससे सीखेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने रफा में इस्राएली सैन्य अभियानों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें इस्राएल को रफा में ऐसे किसी भी ऑपरेशन को रोकने का आदेश दिया गया था जिसमें फलस्तीनी आबादी को नुकसान पहुंच सकता है। माओ निंग ने कहा कि इस्राएल को फैसले का सम्मान करना चाहिए। माओनिंग कह रही हैं, चीन का स्टैंड साफ है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ जाने वाले किसी भी कदम का विरोध करते हैं और सभी पक्षों से नागरिकों और नागरिक सुविधाओं की रक्षा करने के लिए कहते हैं। इसराइल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आह्वान पर ध्यान दे और रफा पर हमले बंद करे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले पर चर्चा के लिए आपात बैठक बुलाई है। सुरक्षा परिषद ने चर्चा के लिए आपात बैठक बुलाई है और इसमें मुद्दा भी यही है। डेनमार्क में फलस्तीनी राजदूत मैनुअल ने कहा कि इसराइल इस बैठक को कोई महत्व नहीं दे रहा। It's continuing its genocide. It does not care about international law, neither. इसराइल की ओर से जनसंहार जारी है। उसे न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह है और न ही अंतर्राष्ट्रीय वैधता की। संयुक्त राष्ट्र में इतने सारे सत्र हुए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन कुछ भी लागू नहीं किया गया है। इसराइल को इसकी कतई परवाह नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊपर काम करता है। तो दो बड़ी खबरें हैं कि इसराइली हमले के बाद सऊदी अरब और नॉर्वे के विदेश मंत्रियों ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बैठक की है और दूसरी एक बड़ी बैठक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय यूएन की बैठक चल रही है। तो मैं इस पॉडकास्ट में अब शामिल कर रहा हूँ हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, बताएं कि सबसे पहले जरा चर्चा कर लेते हैं ब्रसेल्स की, उसमें क्या हुआ?
देखिए, ब्रसल्स में जो यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, उसमें कई सारे जो विदेश मंत्री हैं, कई सारे देशों के, और जो 3 देश जिन्होंने आज मान्यता भी जो है दे दी है औपचारिक तौर पर फिलिस्तीनी राष्ट्र को, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इनके तरफ से जो है कहा यह जा रहा है कि इसराइल, जो पहली बात तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी दुर्भावना से ग्रस्त होकर के उन्होंने ऐसा फैसला नहीं लिया है, और उनकी असल में मंशा जो है वो ये है कि एक फलस्तीनी राष्ट्र को कायम किया जाए जिससे कि यहाँ पर क्षेत्र में शांति बहाल की जा सके। हरेंद्र, मैं इस पर बाद में आऊँगा, मैं इस पर बाद में चर्चा करूँगा, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब फ़लस्तीन को राष्ट्र मान्यता देने की बात है। पहले मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ कि जो ब्रसेल्स की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित हुआ तो उसमें क्या हुआ? देखिए, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, लेकिन जो है एक प्रस्ताव रखा गया है कि इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, उस पर पाबंदियां लगाई जाएं, और इसका जो है काफी गहरा असर पड़ सकता है इसराइल पर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक इसराइल का अहम ट्रेडिंग पार्टनर है। यूरोपियन यूनियन के साथ इसराइल का जो व्यापार है वो लगभग 46-47 बिलियन डॉलर का है, और अमेरिका के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पार्टनर इसराइल का वो यूरोपियन यूनियन है। तो अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित होता है, या ज्यादातर राष्ट्र जो हैं अगर इसमें शामिल होते हैं और इसका साथ देते हैं, तो ये इसराइल के लिए जो है बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ा कर सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कई सारे जो बाकी जो मित्र राष्ट्र हैं, यूरोपियन जो देश हैं, उनके तरफ से ये कहा गया है कि ना तो वो फलस्तीनी राष्ट्र को कायम करने के लिए सही समय है, जैसे कि डेनमार्क में भी इस तरह का आज फैसला आया है, और दरअसल इस तरह का जो, हालांकि वो एक फलस्तीनी राष्ट्र को कायम करने के पक्ष में है, लेकिन अभी उसके लिए सही समय नहीं है। इस तरह का कई राष्ट्रों ने जो है पोजीशन लिया है। अब मैं आपसे दूसरी बैठक का जिक्र करता हूं कि जो संयुक्त राष्ट्र में जो आपात बैठक बुलाई है, इसमें क्या? देखिए, इसको लेकर के पहली बात तो अल्जीरिया के प्रस्ताव पर यह जो है बैठक बुलाई गई है, और इस तरह का पहले से ही यहाँ आभास था कि इस तरह की बैठक जो है वो बुलाई जाएगी, लेकिन इसको लेकर के यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी जो हो, इस तरह से परेशान नजर नहीं आ रहे सरकार में लोग, चाहे यहाँ का जो नेतृत्व है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें इस बात को लेकर के वो आश्वस्त हों कि अमेरिका जो है वो अगर जरूरत पड़ी तो फिर इनके बचाव में खड़ा होगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो हो गई है। आम जो फिलिस्तीनी हैं वो इस्राएली हमले का निशाना नहीं थे, उसकी छानबीन हो रही है। देखें, यहाँ पर सुरक्षा सूत्रों से यह भी बात कही जा रही है कि शायद वहां पर एक कोई फ्यूल टैंकर था, और छिटक करके जो है कोई शार्पनेल जो है जो हमला किया गया था, एक टारगेटेड हमला था 2 हमास के अहम कमांडर्स पर, तो वो छिटक करके शायद उस पर गया और उसकी वजह से इतनी बड़ी आग लगी और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। ये प्रारंभिक जांच में इस तरह की बात सामने आ रही है, हालांकि अभी औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो माना यह जा रहा है कि इसराइल को अभी भी अमेरिका का इस बात को लेकर के समर्थन है कि वहां पर टारगेटेड कार्रवाई जो है वो जारी रखी जा सकती है, और फिलहाल वो कार्रवाई इसराइल कह रहा है कि उस तरह से ही जारी है। लेकिन फिलिस्तीनियों की तरफ से कहा जा रहा है कि आज भी वहां पर जिस तरह से इसराइली कार्रवाई हुई है उसमें बहुत क्षति पहुंची है आम लोगों की, और बहुत सारे आम लोग जिसमें कि बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, वो मारे गए हैं। मैं आपके पास पॉडकास्ट में वापस लौटूंगा, और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, मैं अब उसकी चर्चा करता हूं। जैसा कि आपको याद ही होगा कि 22 मई को 3 यूरोपीय देशों ने फ़लस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया था, और ये 3 देश, जैसा कि हरेंद्र बता रहे हैं, स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने आज फ़लस्तीन को राष्ट्र के रूप में आज औपचारिक रूप से मान्यता दे दी। हालांकि ये काफ़ी हद तक प्रतीकात्मक है। इन 3 यूरोपीय देशों को उम्मीद है कि ये मध्य पूर्व में दशकों से जारी युद्ध को खत्म करने की दिशा तय करेगी। इससे इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 राष्ट्र समाधान की ज़रूरत पर ध्यान केंद्रित होगा। संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश देश फ़लस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा देते हैं, और इसमें कुछ यूरोपीय देश भी अब शामिल हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि शांति हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है।
With this decision, Spain joins the more than 140 countries that already... स्पेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस फैसले के साथ स्पेन उन 140 से ज्यादा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने पहले से ही फलस्तीन को मान्यता दे रखी है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसका एक ही लक्ष्य है, इसराइलियों और फलस्तीनियों के बीच शांति स्थापित करने में योगदान देना। फलस्तीन राष्ट्र की मान्यता न केवल फलस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं के साथ ऐतिहासिक न्याय का मामला है, बल्कि शांति हासिल करने की अनिवार्य जरूरत भी है। हम इसे शांति हासिल करने के एकमात्र संभावित समाधान के रूप में देखते हैं और वो है फलस्तीन राष्ट्र जो शांति और सुरक्षा में इसराइल के साथ सह अस्तित्व में हो। मोहन, जैसा कि कई बार हम इस बारे में बात भी कर चुके हैं और इसी पॉडकास्ट में भी बताया था कि इसराइल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और तीनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसराइल ने इन तीनों देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया और इसराइल में इन देशों के राजदूतों को औपचारिक रूप से फटकार भी लगाई। हमास और फलस्तीनी प्राधिकरण ने मान्यता देने का स्वागत किया है। आयरलैंड में इसराइल की राजदूत डाना एरलिच अब तेल अवीव वापस आ चुकी हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा, Making this announcement in the midst of a war that Hamas started. हमास द्वारा शुरू किए गए युद्ध के बीच में ये घोषणा करना एक प्रतीकात्मक कदम फलस्तीनियों या गजा के लोगों की मदद नहीं करता है। असलियत में ये हमास को बढ़ावा देता है। जैसा कि हमने देखा कि हमास इसका स्वागत कर रहा है, वे इसे 7 अक्टूबर के अपने क्रूर हमले के नतीजे के रूप में देखते हैं। तो एक बार फिर से हम शामिल कर रहे हैं हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, इसराइल तो इन तीनों देशों से नाराज है, ये भी उसने दिखा दिया, और 140 देशों ने पहले से ही फलस्तीन को मान्यता दे रखी है। तो फिर इन 3 देशों की मान्यता के मायने क्या हैं? और वैसे भी ये तो सिर्फ प्रतीकात्मक ही है ना, असर क्या होगा इसका? देखिए, ये भले ही प्रतीकात्मक या सांकेतिक इसको लोग कह रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये 3 यूरोपीय मुल्क हैं और अभी तक जो बाकी 144 देशों की बात हो रही है उसमें यूरोप के जो देश हैं वो उसमें हिस्सा लेता हुआ ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये सांकेतिक हो सकता है, लेकिन कई बार यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि एक बार कोई किसी चीज की पहल हो जाती है, कोई शुरुआत हो जाती है, तो उसके पीछे और भी कई सारे लोग आ जाते हैं। तो इस बात का डर है कि भले ही इन तीनों ने शुरुआत की हो, लेकिन हो सकता है और भी जो यूरोप में देश हैं और जिस तरह का एक माहौल बन रहा है इसराइल के खिलाफ और चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से और भी जो है यूरोप के राष्ट्र या बाकी भी मित्र राष्ट्र जो माने जाते हैं, क्योंकि अभी दबाव जो है वो इटली, फ्रांस और इंग्लैंड पर भी जो है वो काफी दबाव दिया जा रहा है। तो ऐसे माना जा रहा है कि इस तरह की अगर कोई पहल जो है अगर चल पड़ी तो वो इसराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह की बाकी और भी जो घटनाक्रम है, देख लें आईसीसी, आईसीजे, तो उन सारी चीजों का भी जो है कि माना यह जा रहा है कि अगर इस तरह की पहल हो गई और लोग जो हैं और ज्यादा जो है उससे उत्साहित होकर के प्रदर्शन करेंगे, तो शायद उसका भी इसराइल के इंटरेस्ट पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। तो भविष्य में देखना होगा कि ये चीज़ें हमें कहाँ तक ले जाती हैं। हरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने इस पॉडकास्ट में 2 बड़ी खबरों की चर्चा की, इसराइल से जुड़ी हुई, और एक उसमें खबर ये थी कि जो फ़लस्तीन को राष्ट्र की मान्यता दी 3 देशों ने, और साथ में जिस तरह से इसराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी है उसकी हमने चर्चा की। अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की। जी, पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ सत्तारूढ़ PMLN पार्टी की कमान दोबारा संभाल सकते हैं। नवाज शरीफ का उनकी पार्टी का दोबारा अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय ही है। कयास ये भी हैं कि पार्टी के आंतरिक मतभेदों के बीच वे ही अपने छोटे भाई प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रिप्लेस कर सकते हैं। 7 साल पहले पाकिस्तान की शीर्ष अदालत द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया था, हम सब जानते हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान की राजनीति से अलग हो गए। वो एक तरह से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। चुनाव से ठीक पहले उनकी वापसी हुई, और अब अगर वो दोबारा पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और लगभग ये तय ही है, तो PMLN व देश की राजनीति के भविष्य पर क्या असर होगा? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या नवाज मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को संभालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे? तो इस राजनीतिक हलचल के बारे में पाकिस्तान से शुमैला जाफरी का ब्यौरा सुन लेते हैं। 2017 और 18 के साल नवाज शरीफ के लिए बहुत भारी रहे। पनामा लीक्स में इनके बच्चों के नाम ऑफशोर कंपनियों से जोड़े जाने के बाद राजनीति में उनके लिए एक ऐसा बहरान शुरू हुआ जो उन्हें प्रधानमंत्री के ओहदे से हटाकर ही थमा। इस दौरान नवाज शरीफ इल्जाम लगाते रहे कि वो एक साजिश का शिकार बने हैं जो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अदालतों से मिलकर की, ताकि इमरान खान को पावर में लाया जा सके।
और बात सिर्फ नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाने तक रुकी नहीं। कुछ महीनों बाद फरवरी 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक 3 मेंबर बेंच ने यह फैसला दिया कि वो सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी का कोई ओहदा रखने के अहल भी नहीं है, जिसके बाद पार्टी की लीडरशिप नवाज के भाई शहबाज शरीफ को सौंप दी गई, जो अब तक उनके पास ही थी। नवाज शरीफ इसके बावजूद जिलावतनी में लंदन से बैठकर पार्टी चलाते रहे और ओहदा न होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून पर उनकी गिरफ्त मजबूत रही। पिछले साल उनकी सियासत ने उस वक्त पलटा खाया जब उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर सेना की तरफ से मुल्क वापसी के इशारे मिले। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो उन पर बंद दरवाजे खुलने लगे। कुछ ही हफ्तों में एक के बाद दूसरे केस में उन्हें बरी कर दिया गया और फरवरी के इलेक्शन के बाद उनकी पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। अपनी विक्ट्री स्पीच में नवाज शरीफ ने अपने समर्थकों को उम्मीद दिलाई। रोशनियां फिर लौटेंगे इंशाअल्लाह, बदअमनी का खात्मा होगा इंशाअल्लाह, बेरोजगारी का खात्मा होगा, गरीब का चूल्हा जलेगा इंशाअल्लाह, कौम की हालत बदलेगी इंशाअल्लाह और कौम सुख का सांस ले सकेगी इंशाअल्लाह। लेकिन इलेक्शन में उनकी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले सकी और एक ऐसी कमजोर सरकार बनाने पर मजबूर हुई जो सेना की सपोर्ट के बगैर चल ही नहीं सकती। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने, जो कि रिवायती तौर पर मिलिट्री की सियासत में दखल अंदाजी के खिलाफ रहे हैं, ने प्राइम मिनिस्टरशिप खुद लेने के बजाय अपने भाई शहबाज शरीफ को दे दी। पर अब चुनाव के 3 महीनों बाद उन्होंने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून का बाकायदा तौर पर कंट्रोल संभालने का फैसला किया है। अपनी पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने अल्लाह के फजलो करम से वो मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाए रखा और जो है वो पार्टी को माशाल्लाह मुत्तहिद रखा और अमानत बहुत संभाल के रखी है। अब अगर मेरे पास अगर ऐसी कोई मुझे अमानत अगर सौंपी गई तो मैं भी उसका उसी तरह से ख्याल करूंगा जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने ख्याल किया। विश्लेषक एजाज सैयद मानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की बागडोर संभालकर नवाज शरीफ अपनी सियासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सियासत जिस पर बहुत ज्यादा प्रो एस्टैब्लिशमेंट होने का इल्जाम लग रहा है। अमली तौर पर नवाज शरीफ साहब PMLN के कर्ता धर्ता हैं, वो जो जिसे कहते हैं कि सब कुछ फैसले तो वही करते हैं, लेकिन अमली तौर पर नवाज शरीफ साहब का नेशनल पॉलिटिक्स से डिपार्चर हो गया और ये जो डिपार्चर था ये बड़ा अनसेरेमोनियल डिपार्चर था। और जब ये डिपार्चर हो चुका तो नवाज शरीफ साहब को रियलाइजेशन आई कि मैं तो इररेलेवेंट हो गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को रीएक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा, इसलिए जो पार्टी की जो क़यादत है वो मेरे पास आए। तो अभी उस कॉन्टेक्स्ट में नवाज शरीफ साहब की एक अटेम्प्ट है कि वो अपने आप को दोबारा पॉलिटिकल सिनेरियो में रेलेवेंट करेंगे। इस वक्त इमरान खान का फौज मुखालिफ नैरेटिव नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, लेकिन क्या पार्टी का प्रेसिडेंट बनने से वो जनता में मुस्लिम लीग नून की गिरती हुई साख को सहारा दे सकेंगे? क्या फौज की बैसाखी से चलने वाली सरकार और फौज की आलोचना का नैरेटिव एक साथ चला सकेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। पाकिस्तान से शुमेला जाफरी बता रही थी कि पाकिस्तान की राजनीति में नवाज शरीफ को लेकर आखिरकार चल क्या रहा है। पॉडकास्ट में आगे आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल, वो चमचे वाले जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए देखे आपने? चुनावी हलचल में विश्लेषण करेंगे आज क्या कुछ चल रहा है वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव के साथ। रामजी प्रसाद लिख रहे हैं कि बीजेपी की सभा में या बीजेपी शासित राज्यों में कभी भी पाकिस्तान के समर्थन में या देश विरोधी नारे नहीं लगते, जबकि विरोधी दलों के शासित राज्यों में बड़ी आम बात है। राकेश कुमार दुबे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। कुलदीप सिंह जाखड़ कह रहे हैं कि रफा में नागरिकों पर बमबारी की यूरोपियन यूनियन समेत स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, जर्मनी समस्त देशों ने निंदा की है। हीरालाल रॉय कह रहे हैं दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए युद्ध जरूरी है। और इसके अलावा रजनीकांत कह रहे हैं कि कुछ पीओके की खबरों को भी बीबीसी प्राथमिकता दे। इसके अलावा जगदीश वर्मा कह रहे हैं कि हमास बंधकों को छोड़ेगा नहीं और युद्ध विराम होगा नहीं, गजा भले ही लाशों से पट क्यों न जाए।
अगर मैं यूट्यूब के कमेंट्स की बात करूं तो सैयद अब्दुल लतीफ़ हैं जो कह रहे हैं कि इसराइल को अगर अपने मकसद में कामयाब होना होता तो पहले ही हफ्ते में हो जाता। राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं किसी भी नेता या इंसान का कद उसकी भाषा से तय होता है। हमारे साथ इंदा है जो इसराइल की बात कर रहे हैं। अहमद रज़ा है जो कह रहे हैं कि वो लोग हैं अंधे जो इसराइल को दोषी नहीं मान रहे हैं। अनिल वगरेचा हैं जो संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं और प्रस्तावों की बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब पॉडकास्ट में बात चुनावी हलचल की। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों बनारस में थे और उन्होंने वहां पर एकजुट होकर रैली की। बताना जरूरी है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव कई बार एक साथ रैली करते दिखे हैं, लेकिन फूलपुर में दोनों नेताओं की जनसभा में काफी भीड़ जुटी थी। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। दोनों नेताओं को बिना भाषण दिए लौटना पड़ा था। आज अखिलेश यादव क्या बोले, ये सुनते हैं। जहां हमारी भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? संविधान बचाओगे आप लोग? ये संविधान वही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है, हमें आपको हक दिलाता, अधिकार दिलाता है। यही संविधान हमारी संजीवनी है। मैं अपनी बात को कहता हुआ खत्म करता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। तो अखिलेश यादव संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली की और योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा, ये सुनिए। जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी, आप एक बार फिर से शामिल हो चुके हैं हर दिन की तरह। तो संजीव जी, प्रधानमंत्री मोदी की ये टिप्पणी योगी आदित्यनाथ के लिए जो है वो आपने सुन ली। प्रधानमंत्री मोदी अगर ये बात कह रहे हैं तो योगी जी का कद ऊपर कर रहे हैं, या जो बातचीत निकलती है ना कि भाई मोदी के बाद योगी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बारे में जो चर्चाओं का दौर चलता है उस पर है ये? देखिए, ये जो बयान आज दिया है, ये जो बात कही है मोदी जी ने अपनी जनसभा में, मैं उसको राजनीतिक रूप से बहुत अहम मानता हूं और उसकी वजह 2-3 है। एक तो देखिए, दिल्ली को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है योगी आदित्यनाथ की। ये चर्चा कई महीनों से चल रही है लगातार, और उसकी खास वजह ये भी है कि मोदी के बाद कौन। उसमें जो 2 कॉम्पिटिटर्स की बात आती है बार बार, उसमें एक योगी होते हैं, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह होते हैं। तो और फिर योगी के जिस तरह से पर कतरे गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो मर्जी के अफसर नहीं लगा पाते, कैबिनेट में लोग दिल्ली से सीधे अपॉइंट हो रहे हैं, तो ये चर्चाएं पुरानी है। लेकिन केजरीवाल जब जमानत पे छूटे जेल से, तो निकलते ही उन्होंने 2 बातें कही थी कि प्राइम मिनिस्टर तो अपने लिए वोट ही नहीं मांग रहे हैं, अमित शाह के लिए मांग रहे हैं क्योंकि वो तो 75 पे रिटायर हो जाएंगे, और दूसरा भी चुनावों के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर रिटायर नहीं होंगे, इस बात का तो खंडन बड़े पुरजोर तरीके से बीजेपी ने किया। खुद अमित शाह जी ने उसकी लीड ली उस बात में। लेकिन योगी के मुद्दे पे बीजेपी साइलेंट रही, चुप्पी साधे रखी। तो उसको लेके भी एक सरसरी सी चल रही थी यूपी में कि माजरा है क्या। वैसे ही वो गुजरात में जो हुआ था घटना चक्र, उसकी वजह से कुछ ठाकरों की नाराजगी खबरें लगातार चली। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने जो एक तरह से खुलेआम पीठ थपथपाई है योगी आदित्यनाथ की, और उनकी जिस अंदाज में प्रशंसा की है कि मैं सांसद हूं वाराणसी से और ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री हो, मुझे गर्व होता है, और बुलडोजर बाबा के साथ साथ विकास पुरुष, तो ये मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस पूरी जो चुनावी प्रक्रिया चली है उसमें बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के तहत। जी संजीव जी, एक ट्वीट आज दिखाई दिया जिसमें कि लिखा, सुप्रिया नेत्र मेरे ख्याल से नाम होगा शायद, 18वीं लोकसभा का सबसे सटीक एग्जिट पोल, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी, हमारे सभी दलों के नेताओं से अच्छे संबंध हैं, लोकतंत्र में दुश्मनी नहीं होती, संबंध अच्छे ही होने चाहिए। ये मोदी की टिप्पणी का इशारा क्या है?
मतलब दुकानें खुली हुई हैं। इशारा तो मोदी जी बता सकते हैं बेहतर, लेकिन देखिए लगता ये चुनाव समापन की ओर है। आखिरी फेज बचा है, 90% जगह वोटिंग हो चुकी है, 10% वोटिंग होनी है 1 तारीख को, फिर एग्जिट पोल है, नतीजे हैं 4 तारीख को। तो जिस तरह से कहीं अपना स्केल डाउन किया आकलन बीजेपी ने कि 400 तो एक बात थी विपक्ष को कंफ्यूज करने के लिए या जो भी वजह, तो उससे वो 300 से 310 के बीच में आ गए। अब इस ट्वीट को ठीक है सुप्रिया श्रीनिधर जो भी कांग्रेस की प्रवक्ता है तो उन्होंने अपने अंदाज में इंटरप्रेट किया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का आज एक इंटरव्यू में एक कहना है, ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें ये कहना काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि क्या वो पोस्ट पोल रिजल्ट्स के बाद के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए लोगों की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं जो अभी NDA में नहीं है, या एक बात ऐसी बोल दी गई और उसका लोग हम बहुत अर्थ निकाल रहे हैं प्रेक्षकों का। ये फैसला मैं सुनने वालों पे छोड़ूंगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन दिलचस्प स्टेटमेंट है। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। कल पॉडकास्ट में हम आपसे फिर किसी चुटकीली टिप्पणी पर एक राय मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का कार्यक्रम। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। शरणार्थी कैंप पर हमले की अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बावजूद इसराइल ने और हमले किए। टैंकों ने अल अवदा को कब्जे में लिया। There are tanks that enter in this particular area from the eastern part of Rafah, and there are some other troops who are pushing further into the western side, which is Tal Sultan. इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने रविवार को रफा में हुए हमले को दुखद दुर्घटना बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी। With this decision, Spain joins the more than 140 countries that already recognize Palestine. आखिरी चरण के मतदान से पहले दलों ने प्रचार में ताकत झोंकी। ये इस संविधान हमारी संजीवनी है। मैं अपनी बात को कहता हुआ खत्म करता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। चुनावी हलचल में सुनेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव का विश्लेषण। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गजा मिस्र सीमा पर सैन्य अभियान चलाने की पुष्टि की है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने सोमवार रात को गजा को मिस्र से अलग करने वाले फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर सैनिक तैनात किए हैं। बेल्जियम ने कहा है कि वे लगभग $1 अरब के सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में यूक्रेन को 30 F-16 लड़ाकू विमान भेजेगा। ये घोषणा यूक्रेनी राष्ट्रपति और बेल्जियम के प्रधानमंत्री के बीच एक बैठक के दौरान की गई। बेल्जियम ने कहा कि वे 1 दशक तक वित्तीय सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रसेल्स में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये रूसी आक्रामकता को बचाने के लिए मदद करेगा। Ми зафіксували в угоді кількість F-16, які Україна व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं समझौते में F-16 की संख्या की बात है जो बेल्जियम यूक्रेन को देगा, यानी 30 विमान। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है अपनी स्थिति को मजबूत करना और F-16 का उपयोग इसमें मदद करेगा। रूस ने कहा है कि वे तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा देगा। 3 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा सत्ता में आई थी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ये कदम जमीनी हकीकत की पहचान है। Они являются реальной властью. Мы никогда не убирали оттуда наше посольство. सर्गेई लावरोव कह रहे हैं तालिबान वहां सत्ता में है। हमने वहां से अपना दूतावास कभी भी नहीं हटाया और ना ही पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना ने। अफगान राजदूत ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अन्य राजदूतों के साथ अपना परिचय दिया। हाल ही में कजाकिस्तान ने उन्हें आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने का निर्णय लिया। हम भी कुछ ऐसा ही करने की योजना बना रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने कथित तौर पर समलैंगिक लोगों के लिए अत्यधिक आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ऐसा माना जा रहा है कि इटली में बिशप्स कॉन्फ्रेंस के दौरान पोप फ्रांसिस ने अपनी बात में इतालवी भाषा के एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो समलैंगिकों, खासतौर पर समलैंगिक पुरुषों के लिए अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। भारत में चक्रवाती तूफान रेमल के कारण मिजोरम की राजधानी आइजोल में भूस्खलन के कारण पत्थर की खदान में हुए हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने चक्रवाती तूफान रेमल की वजह से प्रभावित हुए पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए
कुल 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। मुख्यमंत्री के अनुसार भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तूफान के कारण मंगलवार को तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश से असम में भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। रेमल तूफान से एक छात्र की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। चुनाव आयोग ने महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सुर्खियों में रहे उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली के SDPO अमीनुल इस्लाम को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया है। उनके अलावा 2 अन्य पुलिस अधिकारियों को भी बदल दिया गया है। और दिल्ली की एक निचली अदालत ने JNU के PhD स्कॉलर और स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत को खारिज कर दिया है। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसराइल से जुड़ी 2 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। रफा में रविवार को शरणार्थी कैंप पर हमले की अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बावजूद इसराइल ने गजा पट्टी के दक्षिण में रफा पर और सैन्य हमले किए हैं। रफा से आ रही रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस्राएली सेना शहर के केंद्र तक पहुंच गई है और मुहन इस्राएली टैंकों ने रफा के अल अवदा को भी कब्जे में ले लिया है। रफा के स्थानीय पत्रकारों ने इस बात की पुष्टि की है। स्थानीय पत्रकार आज सुबह से ही हवाई हमलों और गोलाबारी की रिपोर्ट कर रहे हैं। अल अवदा को रफा शहर का दिल कहा जाता है। ये बैंकों, सरकारी संस्थानों और व्यापार के नजरिए से बेहद ही महत्वपूर्ण है। फलस्तीन मिस्र सीमा के दक्षिण हिस्से में करीब आधा किलोमीटर के क्षेत्र को इस्राएली सेना ने कब्जे में ले लिया है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गजा में इसराइल के हमलों से पिछले 24 घंटों में 46 फलस्तीनियों की मौत हुई है और 110 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस्राएली टैंक अल अवदा मस्जिद और जोरोब हिल के पास पहुंचे गए हैं और वहां देखे गए हैं। रफा में अनुवादक और पत्रकार अकरम ने BBC को बताया कि इस्राएली सैनिक मध्य रफा में पहुंच चुके हैं। There are tanks that enter in this particular area from the eastern part of Rafah and there are some अकरम कह रहे हैं कि टैंक रफा के पूर्वी हिस्से के इस विशेष क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। साथ ही कुछ अन्य सैनिक भी हैं जो पश्चिमी हिस्से में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि ताल अल सुल्तान है। वो पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से अब वो सेंटर में है और यहाँ वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। शहर के पश्चिमी हिस्से में मौजूद अमीराती अस्पताल में परिवार के साथ शरण लेने वाले एक विस्थापित ने बताया कि सैनिकों ने एक इमारत के टॉप पर कब्जा कर लिया है और किसी भी तरह की आवाजाही के दौरान गोलियां चलाई जा रही हैं। भारी बमबारी के कारण सैकड़ों फलस्तीनी परिवार भागकर पास के अस्पताल में चले गए हैं। गजा के अधिकारियों का कहना है कि रात भर हुए हमलों में कम से कम 16 लोग मारे गए। ये लोग रफा के इलाकों से पलायन कर गए क्योंकि सड़कों पर धमाकों और आग की आवाजें गूंज रही थी। हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सुबह गोलाबारी और रॉकेटों से जाग गए थे। अल्लाह जाने क्या होगा। हमारे पास तंबू नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे साथ बच्चे हैं और भी लोग हैं। मेरी चाची और मेरी सास गोलाबारी के नीचे हैं और मैं जाऊंगा और उन्हें ले आऊंगा, लेकिन मेरे पास वहां पहुंचने का कोई साधन नहीं है। मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। मैं बस सड़क पर चल रही हूँ। वो कहते हैं कि हमें कहीं सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। हम कहाँ जाएं? अरब जगत को हमारी ओर देखने दीजिए और देखिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अल्लाह ही काफी है, वो ही सब देखेगा। यह भी कोई जिंदगी है? हम बीमार हैं, ना आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने रविवार को रफा में हुए हमले को दुखद दुर्घटना बताते हुए कहा कि कुछ भीषण रूप से गलत हुआ। बिन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि रफा में हमने 10 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया है। नागरिकों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाने के हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद दुर्भाग्य से कुछ गलत हो गया। हम घटना की जांच कर रहे हैं और हम इससे सीखेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने रफा में इस्राएली सैन्य अभियानों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें इसराइल को रफा में ऐसे किसी भी ऑपरेशन को रोकने का आदेश दिया गया था जिसमें फलस्तीनी आबादी को नुकसान पहुंच सकता है। माओ निंग ने कहा कि इसराइल को फैसले का सम्मान करना चाहिए।
中方在巴以冲突问题上的立场是一贯的、明确的。我们 माउनिंग कह रही हैं चीन का स्टैंड साफ है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ जाने वाले किसी भी कदम का विरोध करते हैं और सभी पक्षों से नागरिकों और नागरिक सुविधाओं की रक्षा करने के लिए कहते हैं। इसराइल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आह्वान पर ध्यान दे और रफा पर हमले बंद करे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले पर चर्चा के लिए आपात बैठक बुलाई है। सुरक्षा परिषद ने चर्चा के लिए आपात बैठक बुलाई है और इसमें मुद्दा भी यही है। डेनमार्क में फलस्तीनी राजदूत मैनुअल ने कहा कि इसराइल इस बैठक को कोई महत्व नहीं दे रहा। It's continuing its genocide. It does not care about international law, neither. इसराइल की ओर से जनसंहार जारी है। उसे न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह है और न ही अंतर्राष्ट्रीय वैधता की। संयुक्त राष्ट्र में इतने सारे सत्र हुए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन कुछ भी लागू नहीं किया गया है। इसराइल को इसकी कतई परवाह नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊपर काम करता है। तो दो बड़ी खबरें हैं कि इसराइली हमले के बाद सऊदी अरब और नॉर्वे के विदेश मंत्रियों ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बैठक की है और दूसरी एक बड़ी बैठक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय यूएन की बैठक चल रही है। तो मैं इस पॉडकास्ट में अब शामिल कर रहा हूँ हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, बताएं कि सबसे पहले जरा चर्चा कर लेते हैं ब्रसेल्स की, उसमें क्या हुआ? देखिए, ब्रसेल्स में जो यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है उसमें कई सारे जो विदेश मंत्री हैं, कई सारे देशों के, और जो 3 देश जिन्होंने आज मान्यता भी जो है दे दी है औपचारिक तौर पर फिलिस्तीनी राष्ट्र को, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इनके तरफ से जो है कहा यह जा रहा है कि इसराइल, जो पहली बात तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी दुर्भावना से ग्रस्त होकर के उन्होंने ऐसा फैसला नहीं लिया है और उनकी असल में मंशा जो है वो ये है कि एक फलस्तीनी राष्ट्र को कायम किया जाए जिससे कि यहाँ पर क्षेत्र में शांति बहाल की जा सके। हरेंद्र, मैं इस पर बाद में आऊंगा, मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब फलस्तीन को मान्यता देने की बात है। पहले मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं कि जो ब्रसेल्स की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित हुआ तो उसमें क्या हुआ? देखिए, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, लेकिन जो है एक प्रस्ताव रखा गया है कि इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, उस पर पाबंदियां लगाई जाएं और इसका जो है काफी गहरा असर पड़ सकता है इसराइल पर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक इसराइल का अहम ट्रेडिंग पार्टनर है। यूरोपियन यूनियन के साथ इसराइल का जो व्यापार है वो लगभग 46-47 बिलियन डॉलर का है और अमेरिका के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पार्टनर इसराइल का वो यूरोपियन यूनियन है। तो अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित होता है या ज्यादातर राष्ट्र जो हैं अगर इसमें शामिल होते हैं और इसका साथ देते हैं तो ये इसराइल के लिए जो है बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ा कर सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कई सारे जो बाकी जो मित्र राष्ट्र हैं, यूरोपियन जो देश हैं, उनके तरफ से ये कहा गया है कि न तो वो फिलिस्तीनी राष्ट्र को कायम करने के लिए सही समय है, जैसे कि डेनमार्क में भी इस तरह का आज फैसला आया है, और दरअसल इस तरह का जो, हालांकि वो एक फिलिस्तीनी राष्ट्र को कायम करने के पक्ष में है, लेकिन अभी उसके लिए सही समय नहीं है। इस तरह का कई राष्ट्रों ने जो है पोजीशन लिया है। अब मैं आपसे दूसरी बैठक का जिक्र करता हूं कि जो संयुक्त राष्ट्र में जो आपात बैठक बुलाई है, इसमें क्या? देखिए, इसको लेकर के पहली बात तो अल्जीरिया के प्रस्ताव पर यह जो है बैठक बुलाई गई है और इस तरह का पहले से ही यहाँ आभास था कि इस तरह की बैठक जो है वो बुलाई जाएगी, लेकिन इसको लेकर के यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी जो हो, इस तरह से परेशान नजर नहीं आ रहे सरकार में लोग, चाहे यहाँ का जो नेतृत्व है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें इस बात को लेकर के वो आश्वस्त हों कि अमेरिका जो है वो अगर जरूरत पड़ी तो फिर इनके बचाव में खड़ा होगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो हो गई है। आम जो फिलिस्तीनी हैं वो इजरायली हमले का निशाना नहीं थे, उसकी छानबीन हो रही है। देखें, यहाँ पर सुरक्षा सूत्रों से यह भी बात कही जा रही है कि शायद वहां पर एक कोई फ्यूल टैंकर था और छिटक करके जो है कोई शार्पनेल जो है जो हमला किया गया था, एक टारगेटेड हमला था 2 हमास के अहम कमांडर्स पर, तो वो छिटक करके शायद उस पर गया और उसकी वजह से इतनी बड़ी आग लगी और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। ये प्रारंभिक जांच में इस तरह की बात सामने आ रही है, हालांकि अभी औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो माना यह जा रहा है कि इसराइल को अभी भी अमेरिका का इस बात को लेकर के समर्थन है कि वहां पर टारगेटेड कार्रवाई जो है वो जारी रखी जा सकती है
और फिलहाल वो कार्रवाई इसराइल कह रहा है कि उस तरह से ही जारी है, लेकिन फिलिस्तीनियों की तरफ से कहा जा रहा है कि आज भी वहां पर जिस तरह से इसराइली कार्रवाई हुई है उसमें बहुत क्षति पहुंची है आम लोगों की, और बहुत सारे आम लोग जिसमें कि बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं वो मारे गए हैं। मैं आपके पास पॉडकास्ट में वापस लौटूंगा और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे मैं अब उसकी चर्चा करता हूं। जैसा कि आपको याद ही होगा कि 22 मई को 3 यूरोपीय देशों ने फ़लस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया था, और ये 3 देश जैसा कि हरेंद्र बता रहे हैं, स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने आज फ़लस्तीन को राष्ट्र के रूप में आज औपचारिक रूप से मान्यता दे दी। हालांकि ये काफ़ी हद तक प्रतीकात्मक है। इन 3 यूरोपीय देशों को उम्मीद है कि ये मध्य पूर्व में दशकों से जारी युद्ध को खत्म करने की दिशा तय करेगी। इससे इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 राष्ट्र समाधान की ज़रूरत पर ध्यान केंद्रित होगा। संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश देश फ़लस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा देते हैं और इसमें कुछ यूरोपीय देश भी अब शामिल हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि शांति हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है। With this decision, Spain joins the more than 140 countries. स्पेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस फैसले के साथ स्पेन उन 140 से ज़्यादा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने पहले से ही फ़लस्तीन को मान्यता दे रखी है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसका एक ही लक्ष्य है, इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के बीच शांति स्थापित करने में योगदान देना। फ़लस्तीन राष्ट्र की मान्यता न केवल फ़लस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं के साथ ऐतिहासिक न्याय का मामला है, बल्कि शांति हासिल करने की अनिवार्य ज़रूरत भी है। हम इसे शांति हासिल करने के एकमात्र संभावित समाधान के रूप में देखते हैं, और वो है फ़लस्तीन राष्ट्र जो शांति और सुरक्षा में इसराइल के साथ सह अस्तित्व में हो। मोहन, जैसा कि कई बार हम इस बारे में बात भी कर चुके हैं और इसी पॉडकास्ट में भी बताया था कि इसराइल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और तीनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसराइल ने इन तीनों देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया और इसराइल में इन देशों के राजदूतों को औपचारिक रूप से फटकार भी लगाई। हमास और फ़लस्तीनी प्राधिकरण ने मान्यता देने का स्वागत किया है। आयरलैंड में इसराइल की राजदूत डाना एरलिच अब तेल अवीव वापस आ चुकी हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा, Making this announcement in the midst of a war that Hamas started. हमास द्वारा शुरू किए गए युद्ध के बीच में ये घोषणा करना एक प्रतीकात्मक कदम फ़लस्तीनियों या गजा के लोगों की मदद नहीं करता है। असलियत में ये हमास को बढ़ावा देता है। जैसा कि हमने देखा कि हमास इसका स्वागत कर रहा है, वे इसे 7 अक्टूबर के अपने क्रूर हमले के नतीजे के रूप में देखते हैं। तो एक बार फिर से हम शामिल कर रहे हैं हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, इसराइल तो इन तीनों देशों से नाराज है, ये भी उसने दिखा दिया, और 140 देशों ने पहले से ही फ़लस्तीन को मान्यता दे रखी है। तो फिर इन 3 देशों की मान्यता के मायने क्या हैं? और वैसे भी ये तो सिर्फ प्रतीकात्मक ही है ना, असर क्या होगा इसका? देखिए, ये भले ही प्रतीकात्मक या सांकेतिक इसको लोग कह रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये 3 यूरोपीय मुल्क हैं, और अभी तक जो बाकी 144 देशों की बात हो रही है उसमें यूरोप के जो देश हैं वो उसमें हिस्सा लेता हुआ ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये सांकेतिक हो सकता है, लेकिन कई बार यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि एक बार किसी चीज की पहल हो जाती है, कोई शुरुआत हो जाती है, तो उसके पीछे और भी कई सारे लोग आ जाते हैं। तो इस बात का डर है कि भले ही इन तीनों ने शुरुआत की हो, लेकिन हो सकता है और भी जो यूरोप में देश हैं, और जिस तरह का एक माहौल बन रहा है इसराइल के खिलाफ और चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से और भी जो है यूरोप के राष्ट्र या बाकी भी मित्र राष्ट्र जो माने जाते हैं, क्योंकि अभी दबाव जो है वो इटली, फ्रांस और इंग्लैंड पर भी जो है वो काफी दबाव दिया जा रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस तरह की अगर कोई पहल जो है अगर चल पड़ी तो वो इसराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह की बाकी और भी जो घटनाक्रम है, देख लें आईसीसी, आईसीजे, तो उन सारी चीजों का भी जो है कि माना यह जा रहा है कि अगर इस तरह की पहल हो गई और लोग जो हैं और ज्यादा जो है उससे उत्साहित होकर के प्रदर्शन करेंगे, तो शायद उसका भी इसराइल के इंटरेस्ट पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। तो भविष्य में देखना होगा कि ये चीज़ें हमें कहाँ तक ले जाती हैं। हरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने इस पॉडकास्ट में 2 बड़ी खबरों की चर्चा की, इसराइल से जुड़ी हुई, और एक उसमें खबर ये थी कि जो फ़लस्तीन को राष्ट्र की मान्यता दी 3 देशों ने, और साथ में जिस तरह से इसराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी है उसकी हमने चर्चा की। अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की। जी, पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ सत्तारूढ़ PMLN पार्टी की कमान दोबारा संभाल सकते हैं। नवाज शरीफ का उनकी पार्टी का दोबारा अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय ही है।
कयास ये भी हैं कि पार्टी के आंतरिक मतभेदों के बीच वही अपने छोटे भाई प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रिप्लेस कर सकते हैं। 7 साल पहले पाकिस्तान की शीर्ष अदालत द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया था, हम सब जानते हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान की राजनीति से अलग हो गए। वो एक तरह से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। चुनाव से ठीक पहले उनकी वापसी हुई और अब अगर वो दोबारा पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और लगभग ये तय ही है, तो PMLN व देश की राजनीति के भविष्य पर क्या असर होगा। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या नवाज मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को संभालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। तो इस राजनीतिक हलचल के बारे में पाकिस्तान से शुमेला जाफरी का ब्यौरा सुन लेते हैं। 2017 और 18 के साल नवाज शरीफ के लिए बहुत भारी रहे। पनामा लीक्स में इनके बच्चों के नाम ऑफशोर कंपनियों से जोड़े जाने के बाद राजनीति में उनके लिए एक ऐसा बहरान शुरू हुआ जो उन्हें प्रधानमंत्री के ओहदे से हटाकर ही थमा। इस दौरान नवाज शरीफ इल्जाम लगाते रहे कि वो एक साजिश का शिकार बने हैं जो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अदालतों से मिलकर की ताकि इमरान खान को पावर में लाया जा सके। और बात सिर्फ नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाने तक रुकी नहीं। कुछ महीनों बाद फरवरी 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक 3 मेंबर बेंच ने यह फैसला दिया कि वो सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी का कोई ओहदा रखने के अहल भी नहीं है, जिसके बाद पार्टी की लीडरशिप नवाज के भाई शहबाज शरीफ को सौंप दी गई जो अब तक उनके पास ही थी। नवाज शरीफ इसके बावजूद जिलावतनी में लंदन से बैठकर पार्टी चलाते रहे और ओहदा न होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून पर उनकी गिरफ्त मजबूत रही। पिछले साल उनकी सियासत ने उस वक्त पलटा खाया जब उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर सेना की तरफ से मुल्क वापसी के इशारे मिले। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो उन पर बंद दरवाजे खुलने लगे। कुछ ही हफ्तों में एक के बाद दूसरे केस में उन्हें बरी कर दिया गया और फरवरी के इलेक्शन के बाद उनकी पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। अपनी विक्ट्री स्पीच में नवाज शरीफ ने अपने समर्थकों को उम्मीद दिलाई। रोशनियां फिर लौटेंगे इंशाअल्लाह, बदअमनी का खात्मा होगा इंशाअल्लाह, बेरोजगारी का खात्मा होगा, गरीब का चूल्हा जलेगा इंशाअल्लाह, कौम की हालत बदलेगी इंशाअल्लाह और कौम सुख का सांस ले सकेगी इंशाअल्लाह। लेकिन इलेक्शन में उनकी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले सकी और एक ऐसी कमजोर सरकार बनाने पर मजबूर हुई जो सेना की सपोर्ट के बगैर चल ही नहीं सकती। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने, जो कि रिवायती तौर पर मिलिट्री की सियासत में दखल अंदाजी के खिलाफ रहे हैं, ने प्राइम मिनिस्टरशिप खुद लेने के बजाय अपने भाई शहबाज शरीफ को दे दी। पर अब चुनाव के 3 महीनों बाद उन्होंने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून का बाकायदा तौर पर कंट्रोल संभालने का फैसला किया है। अपनी पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने अल्लाह के फजल करम से वो मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाए रखा और जो है वो पार्टी को माशाल्लाह मुत्तहिद रखा और अमानत बहुत संभाल के रखी है। अब अगर मेरे पास अगर ऐसी कोई मुझे अमानत अगर सौंपी गई तो मैं भी उसका उसी तरह से ख्याल करूंगा जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने ख्याल किया। विश्लेषक एजाज सैयद मानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की बागडोर संभालकर नवाज शरीफ अपनी सियासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सियासत जिस पर बहुत ज्यादा प्रो एस्टैब्लिशमेंट होने का इल्जाम लग रहा है। अमली तौर पर नवाज शरीफ साहब PMLN के कर्ता धर्ता हैं, वो जो जिसे कहते हैं कि सब कुछ फैसले तो वही करते हैं, लेकिन अमली तौर पर नवाज शरीफ साहब का नेशनल पॉलिटिक्स से डिपार्चर हो गया और ये जो डिपार्चर था ये बड़ा अनसेरेमोनियल डिपार्चर था। और जब ये डिपार्चर हो चुका तो नवाज शरीफ साहब को रियलाइजेशन आई कि मैं तो इररेलेवेंट हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को रीएक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा, इसलिए जो पार्टी की जो क़यादत है वो मेरे पास आए। तो अभी उस कॉन्टेक्स्ट में नवाज शरीफ साहब की एक अटेम्प्ट है कि वो अपने आप को दोबारा पॉलिटिकल सिनेरियो में रेलेवेंट करेंगे। इस वक्त इमरान खान का फौज मुखालिफ नैरेटिव नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लेकिन क्या पार्टी का प्रेसिडेंट बनने से वो जनता में मुस्लिम लीग नून की गिरती हुई साख को सहारा दे सकेंगे? क्या फौज की बैसाखी से चलने वाली सरकार और फौज की आलोचना का नैरेटिव एक साथ चला सकेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। पाकिस्तान से शुमेला जाफरी बता रही थी कि पाकिस्तान की राजनीति में नवाज शरीफ को लेकर आखिरकार चल क्या रहा है। पॉडकास्ट में आगे आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल, वो चमचे वाले जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते वो देखे आपने? चुनावी हलचल में विश्लेषण करेंगे आज क्या कुछ चल रहा है वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव के साथ।
रामजी प्रसाद लिख रहे हैं कि बीजेपी की सभा में या बीजेपी शासित राज्यों में कभी भी पाकिस्तान के समर्थन में या देश विरोधी नारे नहीं लगते, जबकि विरोधी दलों के शासित राज्यों में बड़ी आम बात है। राकेश कुमार दुबे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। कुलदीप सिंह जाखड़ कह रहे हैं कि रफा में नागरिकों पर बमबारी की यूरोपियन यूनियन समेत स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, जर्मनी समस्त देशों ने निंदा की है। हीरालाल रॉय कह रहे हैं दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए युद्ध जरूरी है। और इसके अलावा रजनीकांत कह रहे हैं कि कुछ पीओके की खबरों को भी बीबीसी प्राथमिकता दे। इसके अलावा जगदीश वर्मा कह रहे हैं कि हमास बंधकों को छोड़ेगा नहीं और युद्ध विराम होगा नहीं, गजा भले ही लाशों से पट क्यों न जाए। अगर मैं यूट्यूब के कमेंट्स की बात करूं तो सैयद अब्दुल लतीफ़ हैं जो कह रहे हैं कि इसराइल को अगर अपने मकसद में कामयाब होना होता तो पहले ही हफ्ते में हो जाता। राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं किसी भी नेता या इंसान का कद उसकी भाषा से तय होता है। हमारे साथ इंदा है जो इसराइल की बात कर रहे हैं। अहमद रज़ा है जो कह रहे हैं कि वो लोग हैं अंधे जो इसराइल को दोषी नहीं मान रहे हैं। अनिल वगरेचा हैं जो संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं और प्रस्तावों की बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब पॉडकास्ट में बात चुनावी हलचल की। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों बनारस में थे और उन्होंने वहां पर एकजुट होकर रैली की। बताना जरूरी है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव कई बार एक साथ रैली करते दिखे हैं, लेकिन फूलपुर में दोनों नेताओं की जनसभा में काफी भीड़ जुटी थी। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। दोनों नेताओं को बिना भाषण दिए लौटना पड़ा था। आज अखिलेश यादव क्या बोले, ये सुनते हैं। जहां हमारी भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? संविधान बचाओगे आप लोग? ये संविधान वही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है, हमें आपको हक दिलाता, अधिकार दिलाता है। यही संविधान हमारी संजीवनी है। मैं अपनी बात को कहता हुआ खत्म करता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। तो अखिलेश यादव संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली की और योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा, ये सुनिए। जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी, आप एक बार फिर से शामिल हो चुके हैं हर दिन की तरह। तो संजीव जी, प्रधानमंत्री मोदी की ये टिप्पणी योगी आदित्यनाथ के लिए जो है वो आपने सुन ली। प्रधानमंत्री मोदी अगर ये बात कह रहे हैं तो योगी जी का कद ऊपर कर रहे हैं, या जो बातचीत निकलती है ना कि भाई मोदी के बाद योगी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बारे में जो चर्चाओं का दौर चलता है उस पर है ये? देखिए, ये जो बयान आज दिया है, ये जो बात कही है मोदी जी ने अपनी जनसभा में, मैं उसको राजनीतिक रूप से बहुत अहम मानता हूं। और उसकी वजह 2-3 है। एक तो देखिए, दिल्ली को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है योगी आदित्यनाथ। ये चर्चा कई महीनों से चल रही है लगातार, और उसकी खास वजह ये भी है कि मोदी के बाद कौन। उसमें जो 2 कॉम्पिटिटर्स की बात आती है बार बार, उसमें एक योगी होते हैं, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह होते हैं। तो और फिर योगी के जिस तरह से पर कतरे गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो मर्जी के अफसर नहीं लगा पाते, कैबिनेट में लोग दिल्ली से सीधे अपॉइंट हो रहे हैं, तो ये चर्चाएं पुरानी है। लेकिन केजरीवाल जब जमानत पे छूटे जेल से, तो निकलते उन्होंने 2 बातें कही थी कि प्राइम मिनिस्टर तो अपने लिए वोट ही नहीं मांग रहे हैं, अमित शाह के लिए मांग रहे हैं क्योंकि वो तो 75 पे रिटायर हो जाएंगे, और दूसरे भी चुनावों के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर रिटायर नहीं होंगे, इस बात का तो खंडन बड़े पुरजोर तरीके से बीजेपी ने किया। खुद अमित शाह जी ने उसकी लीड ली उस बात में। लेकिन योगी के मुद्दे पे बीजेपी साइलेंट रही, चुप्पी साधे रखी। तो उसको लेके भी एक सरसरी सी चल रही थी यूपी में कि माजरा है क्या। वैसे ही वो गुजरात में जो हुआ था घटनाचक्र, उसकी वजह से कुछ ठाकरों की नाराजगी खबरें लगातार चली। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने जो एक तरह से खुलेआम पीठ थपथपाई है
योगी आदित्यनाथ की, और उनकी जिस अंदाज में प्रशंसा की है कि मैं सांसद हूँ वाराणसी से और ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री हो, मुझे गर्व होता है, और बुलडोजर बाबा के साथ साथ विकास पुरुष, तो ये मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस पूरी जो चुनावी प्रक्रिया चली है उसमें बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के तहत। जी संजीव जी, एक ट्वीट आज दिखाई दिया जिसमें कि लिखा, सुप्रिया नेत्र मेरे ख्याल से नाम होगा शायद, 18वीं लोकसभा का सबसे सटीक एग्जिट पोल, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी, हमारे सभी दलों के नेताओं से अच्छे संबंध हैं, लोकतंत्र में दुश्मनी नहीं होती, संबंध अच्छे ही होने चाहिए। ये मोदी की टिप्पणी का इशारा क्या है? मतलब दुकानें खुली हुई हैं? इशारा तो मोदी जी बता सकते हैं बेहतर, लेकिन देखिए लगता ये चुनाव समापन की ओर है, आखिरी फेज बचा है, 90% जगह वोटिंग हो चुकी है, 10% वोटिंग होनी है 1 तारीख को, फिर एग्जिट पोल है, नतीजे हैं 4 तारीख को। तो जिस तरह से कहीं अपना स्केल डाउन किया आकलन बीजेपी ने कि 400 तो एक बात थी विपक्ष को कंफ्यूज करने के लिए या जो भी वजह, तो उससे वो 300 से 310 के बीच में आ गए। अब इस ट्वीट को, ठीक है, सुप्रिया शिंदे जो भी कांग्रेस की प्रवक्ता है तो उन्होंने अपने अंदाज में इंटरप्रेट किया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का आज एक इंटरव्यू में एक कहना है, एएनआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें एक कहना काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि क्या वो पोस्ट पोल रिजल्ट्स के बाद के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए लोगों की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं जो अभी एनडीए में नहीं है, या एक बात ऐसी बोल दी गई और उसका लोग हम बहुत अर्थ निकाल रहे हैं प्रेक्षकों का। ये फैसला मैं सुनने वालों पे छोड़ूंगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन दिलचस्प स्टेटमेंट है। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। कल पॉडकास्ट में हम आपसे फिर किसी चुटकीली टिप्पणी पर एक राय मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का कार्यक्रम।